Hi guys, good evening. Welcome to Skills for Everyone, powered by Networkings. So, guys, today we are starting with our introduction session for Linux. So, I'm sharing my screen just to give you overview about Skills for Everyone. So, guys, hope my screen is visible. This is our courses for Skills for Everyone. We are teaching almost around 15-20 courses here. The people who is looking affordable trainings on CCNA, Linux, MCSA, AWS, Azure, like a marketing courses and all. So all you guys can join for this. This is also a networking platform. So Raj is with me to introduce the Linux course. So Raj, over to you. We'll start with your introduction and the course what we have decided to deliver. Yeah, sure. Thank you. So, Yes, hey guys, you hello are the everyone. host. Yep. How are you all? I believe all of you are good. So, first of all, I'll start with my own introduction and then I'll walk you through the Linux and what you can get out of Linux, why you should learn Linux and what is the scope. Okay, so all those things we will be discussing. So the first thing first, let me discuss about my own introduction so that you can know that okay, who will be providing you with the training and what are the qualifications I have. Okay. And before starting with this, just let me know whether we are going in the Hindi or English. What do you prefer, guys? Just few answers in the chat if I can get. So that would be helpful for me. Okay, do in Hindi. I think Hindi, English, both is fine. We can mix both. And Okay. and All Raj, right. just adding one more thing, like we are an official Red Hat partner. So guys, Hmm. if in case somebody is looking a certification after the trainings, you guys can enroll for that also. Sorry, thank you. Yes. Okay, so we are going to keep this session in Hindi as well. Okay, so हिंदी में भी हम बात कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे पहले तो बात करते हैं मेरे खुद के इंट्रोडक्शन के बारे में. सो मेरा नाम है राज एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम सीकर. ओके, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. और अगर बात करें मेरे कुछ अचीवमेंट्स की, तो आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकर. ओके, एथिकल हैकिंग में मैं सर्टिफाइड हूँ. साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन मैं सर्टिफाइड हूँ. ओके, एंड एज ए नेटवर्क डिफेंडर ऑल्सो मैं सर्टिफाइड हूँ. ओके, सो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैक इन 2017, तो मैंने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से. ओके, मैं बीटेक होल्डर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बट मैंने स्विच कर लिया था आईटी. ओके, सो बैक इन 2017 जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के साथ, क्योंकि मुझे हमेशा से कुछ ऐसा करना था, ऐसा कुछ सीखना था जो आगे चल के काम आए. ओके, तो हमेशा मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप कुछ भी सीख रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो आज के हिसाब से मत सीखिए, आगे के हिसाब से सीखिए जो आपको आगे भी काम आए. और लिनक्स एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है. और इसीलिए जब भी मैंने सीख रहा था हमारे कॉलेज टाइम पे, बीटेक में भी लिनक्स होता है. ओके, सो उस टाइम पे भी मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी में चाहता था कि जो मेरे आगे काम में आए और जिसमें कंपटीशन ना हो. क्योंकि देखो लिनक्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली सबको नहीं समझ में आता. ओके, लेकिन मैं इसको आपके लिए बहुत आसान बना दूँ. इतनी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ कि बिल्कुल आसान ही आपके लिए होने वाली है. ओके, सो मैंने लिनक्स को पकड़ा और लिनक्स पे एक फर्म ग्रिप कर दिया. क्यों? क्योंकि लिनक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 95% और 90+% हर जगह यूज होती है. कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो इवन इफ यू टेक एन एग्जांपल लाइक आप लोग एंड्रॉइड फोन्स यूज करते हैं, तो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिनक्स से बेस्ड है. ओके, तो लिनक्स तो आज के टाइम पे हर जगह है. तो अगर आप लिनक्स सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, आपके करियर पर्सपेक्टिव से, आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से. ओके, सिक्योर फ्यूचर हो जाएगा. और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. कुछ इंट्रोडक्शन भी मैं आपको लिनक्स का यहाँ पे देने वाला हूँ. राइट, सो इन सर्टिफिकेशंस के साथ साथ मेरे पास और भी सर्टिफिकेशंस हैं जो फोर्टिनेट की तरफ से आते हैं, यूनियन की तरफ से आते हैं. ओके, ऐसे करके कुल 25+ सर्टिफिकेशंस मेरे पास हैं. और
अभी मैं एज ए ट्रेनर ही काम कर रहा हूँ और मैंने 150 प्लस बैचेस लिए हैं। ओके, जो CCN है, साइबर सिक्योरिटी एंड CCI सिक्योरिटी से मैंने ले रखे हैं, और इन बैचेस में अराउंड 1200 प्लस स्टूडेंट्स में अभी तक ट्रेन कर चुका हूँ। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी ली हुई है। जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करवाना चाहती रही, सो उनको भी मैंने ट्रेनिंग्स दी हुई है। तो ये तो था एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। और अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, क्योंकि मेजर चीज वही है, आप क्या सीखेंगे और क्यों सीखेंगे, आपको क्यों सीखना चाहिए, राइट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे लिनक्स के बारे में। ओके, सो लिनक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आता है लिनक्स में। क्या कंफ्यूजन आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स है क्या। अगर लिनक्स के बारे में बात करें तो लिनक्स है क्या, कुछ लोग बोलेंगे कर्नल है, कुछ लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो लिनक्स क्या है, क्यों बना है, कहाँ से आया है, हिस्ट्री भी थोड़ी सी बात करेंगे किसने बनाया था, क्योंकि अगर आप सुनेंगे लिनक्स के बारे में तो लिनक्स एक स्टूडेंट ने बनाया था। ओके, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने लिनक्स बनाया था, और ये इतना फेमस हो गया कि आज 90% ऑफ द इंटरनेट इज वर्किंग ऑन लिनक्स, राइट। 90% इंटरनेट जो है वो लिनक्स पे काम करता है। जो आपके सर्वर्स हैं वो लिनक्स बेस्ड हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, सब लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, विंडोज सर्वर है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लिनक्स के सर्वर्स यूज कर रहे हैं। तो हम डिफरेंस की भी बात करेंगे यहाँ पे कि क्या डिफरेंस आता है आपके विंडोज में और लिनक्स में। ओके, सो एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको आज यहाँ पे दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या लिनक्स से क्यों सीखना चाहिए। फिर हम थोड़ी सी बात आपके RFCSS सर्टिफिकेशन के बारे में भी करें कि क्या आपका RFCSS सर्टिफिकेशन है, एंड आपको वो सर्टिफिकेशन कैसे क्लियर करना है। ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं उसमें, वो सब भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिनक्स है क्या। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली है जो कि यूनिक्स के बेस्ड है। तो इनिशियली सबसे पहले यूनिक्स आया था, ठीक है, उसके बाद लिनक्स बना। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ओपन सोर्स क्या होता है। यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि ओपन सोर्स क्या होता है, राइट। सो अगर ओपन सोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, राइट, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एज सिंपल। ओके, सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कस्टमाइजेशन की क्या बात होगी, राइट, कस्टमाइजेशन कैसे होता है। लाइक अगर आप बात करें विंडोज की, विंडोज को सभी लोग यूज करते हैं, हम बचपन से सीखते ही आए हैं विंडोज को। जब हमने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट ही कहाँ से किया था, बिल्कुल विंडोज से। कंप्यूटर के नाम पे हमें पता ही विंडोज था, राइट। तो विंडोज में क्या होता है कि हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखते हैं, हमें पता चलता है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, करेक्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ही विंडोज 7, 8, 10, 11 इस तरह से रिलीज करता रहता है, करेक्ट। और अभी तो 12 भी आने वाला है, लेकिन उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से नहीं बना सकते ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेस ही नहीं होता। जो उसका सोर्स कोड है, जो कोड बैकएंड में लिखा गया है, उसका एक्सेस ही हमारे पास नहीं है, राइट। तो ओपन सोर्स से क्या होता है कि आपके पास उस कोड का एक्सेस होता है। ओके, आपके पास फ्रीडम होती है कि आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझो पहले तो, कि वो काम कैसे करता है, वो कोड जो है वो काम कैसे कर रहा है। फिर उस कोड में आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप अपना कोड इंसर्ट कर सकते हैं, आप उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना देंगे। ठीक है, कोई एप्लीकेशन बना देंगे, जैसे कि मान के चलो लिनक्स था, राइट। तो लिनक्स में कुछ ऐड ऑन हुए और आपका मोबाइल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। तो क्या हुआ, गूगल ने एंड्रॉइड बना दिया और अब गूगल उसका यूज कर रहा है, और सभी एंड्रॉइड फोन्स भी यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी आजकल अगर फायरवॉल्स आप लोग जानते होंगे, राइट। तो मेजोरिटी ऑफ द फायरवॉल्स जो है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिनक्स पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो लिनक्स तो आजकल हर जगह है। क्लाउड के बैकएंड में क्या चल रहा है, क्लाउड के बैकएंड में लिनक्स चल रहा है, IoT में लिनक्स चल रहा है। ठीक है, डेवऑप्स में लिनक्स है, हर जगह लिनक्स चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है, यहाँ पे सभी के पास फ्रीडम है कि वो इसमें मॉडिफिकेशन करके अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है,
और अगर लिनक्स के बारे में बात करें, बिकॉज ऑफ दिस ओपन सोर्स फीचर, लिनक्स के ओपन सोर्स फीचर की वजह से ही, ओके, लिनक्स के ओपन सोर्स फीचर की वजह से ही क्या हो रहा है आज के टाइम पे, मोर देन 500 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं। ओके, आप लोगों ने सुना होगा हैकिंग में यूज होता है ना काली लिनक्स, करेक्ट? काली लिनक्स जो यूज होता है हैकिंग में, वो कैसे हो, कहाँ से आया वो भी तो लिनक्स ही है। ठीक है, उसके बाद आपने पैरेट ओएस सुना होगा, उबंटू सुना होगा, लिनक्स मिंट सुना होगा। ये सब क्या है, अलग अलग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। तो ये क्यों इतने सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद नया ऑपरेटिंग सिस्टम, नई एप्लीकेशन बना के उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और अभी के टाइम पे जो लिनक्स है वो वाइडली यूज हो रहा है एंटरप्राइज सर्वर्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में। अब साइबर सिक्योरिटी की बात कर लो, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रीम है। तो अब साइबर सिक्योरिटी अगर आपको सीखना है तो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आपको लिनक्स चाहिए ही चाहिए। क्यों? आप टूल्स पे काम करेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक काली लिनक्स पे काम करेंगे, पैरेट पे काम करेंगे, तो आपको लिनक्स तो आना चाहिए ना बैकएंड में। ओके, अगर आप फायरवॉल्स को एडवांस लेवल पे अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं सीएलआई के थ्रू, आजकल तो खैर ग्राफिकल हो रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आपको एडवांस लेवल पे उसको कॉन्फ़िगर करना है तो आप सीएलआई यूज करेंगे, और सीएलआई यूज करेंगे तो वहाँ पे लिनक्स आएगा। मेजोरिटी ऑफ द डिवाइसेस, इसको भी बात कर लो, उसके डिवाइसेस में लिनक्स यूज हो रहा है। ओके, तो लिनक्स तो आजकल हर जगह है। ओके, कुछ एग्जांपल्स अगर बड़े बड़े मैं ऑपरेटिंग एंटरप्राइजेस के आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेट बोलेगा, देखना। तो यहाँ पे मैं कुछ टूल्स के थ्रू आपको ये दिखा रहा हूँ। ओके, इंटरनेट पे हम थोड़ी सी रिसर्च करेंगे अभी। देखो, अगर मैं बात करूँ गूगल सर्वर्स की, तो गूगल में देखो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज हो रहा है। हम गूगल यूज करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू गूगल मेल, तो जीमेल आप यूज करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, गूगल ड्राइव, कैलेंडर, जो भी आप यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तब? देखो, यहाँ पे पूरा लिनक्स चल रहा है। ठीक है, उसके बाद और किसी ऑर्गेनाइजेशन का बात कर लीजिए, जैसे आई थिंक फेसबुक, ये भी पॉपुलर है। देखो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लिनक्स चल रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ इंटरनेट सर्वर जो आप यूज कर रहे हैं बैकएंड में, सबके लिनक्स चल रहा है। तो मतलब अगर आप एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं जो इतनी वाइडली यूज हो रही है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं कि उसकी डिमांड कितनी होगी। ओके, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट का तो खुद का भी है ना, इनका तो खुद का भी है, लेकिन ये लोग भी अभी देखो लिनक्स यूज कर रहे हैं, इनके सर्वर्स में भी लिनक्स चल रहा है, राइट? तो लिनक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैकएंड में हर जगह है। ओके, सब लोग इसको यूज कर रहे हैं और ये बहुत वाइडली यूज हो रहा है। और आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में दिखाऊंगा कि क्या बेनिफिट्स है लिनक्स के। और लिनक्स जो बनाया था, किसने बनाया था? लिनस टॉर्वाल्ड्स 1991 में बनाया था। और जब ये बनाया था इस बंदे ने, तो ये लिनस टॉर्वाल्ड्स जो पर्सन है, ये करीब आई थिंक 21 और 22 की एज में इन्होंने बना दिया। और इन्होंने जो बनाया था वो अपने खुद के सिस्टम के लिए बनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये इतना सिक्योर था और इतना फास्ट था कि ये फेमस हो गया। ये बहुत जल्दी फेमस हो गया। 1994 में तो ऑपरेटिंग सिस्टम तक आने लग गए। रेड हैट की जैसी कंपनी हो गई, अगर आप देखोगे 1991 में ये बना था ना। आप देखो रेड हैट का अगर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखोगे, ओके, अगर हम रेड हैट का देखें तो 1993 में तो ये कंपनी बन गई। देखो 1993 में तो ये कंपनी आ गई थी, और इन्होंने अराउंड 1993 और 4 में ही अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च कर दिया था। ओके, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
रेड हैट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो आता है इस नाम से, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ओके, तो इनिशियल रिलीज ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे 2000 में, लेकिन इसकी जो अनस्टेबल रिलीज, जो बीटा वर्जन आ रहे थे, वो बहुत पहले से आ रहे थे। ओके, इसकी जो बीटा रिलीज आ रही थी वो बहुत पहले से आ रही थी, यहाँ पे तो स्टेबल रिलीज आना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये इतना फेमस हो गया था कि यहाँ पे फिर हर लोग, सब लोग इसको यूज करना चाह रहे थे, सब लोग इसको यूज करना चाह रहे थे। बट लिनक्स टॉवर्ड्स ने एक कंडीशन रखा था कि अगर आप मेरा कर्नल कर्नल यूज करना चाह रहे हैं, लिनक्स टॉवर्ड्स ने बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया था, कर्नल बनाया। ओके, जो 1991 में बनाया था इन्होंने, और उस कर्नल का जो वर्जन इन्होंने रखा था, इनिशियल वर्जन 0.02 रखा था। ओके, तो इन्होंने कंडीशन रख दी थी कि अगर आप मेरा कोड यूजर यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स रखना पड़ेगा, मतलब आप उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते। और धीरे धीरे क्या हुआ, सबको अच्छा लगा कि ये सिक्योर है, फास्ट है, और सबने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए, उबंटू बना दिया, सेंटोस बना दिया, रेड हैट बना दिया। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते चले गए। ओके, सो अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे कितने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, राइट, देखो कितने चल रहे हैं। तो रियल टाइम सर्च में आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो देखो, ओवर 600 एक्टिवली मेंटेन्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इतने चल रहे हैं, और उसमें से 500 का तो अनदर 500 इन एक्टिव डेवलपमेंट। सो 600 तो ऑलरेडी चल रहे हैं, और 500 का तो डेवलपमेंट चल रहा है, मोर देन 1000 हो जाएंगे थोड़े टाइम में, राइट। सो आप देख सकते हैं कि इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बन रहे हैं, और कितने लोग इनको यूज करेंगे, करेक्ट। सो ये था लिनक्स के बारे में, राइट। नाउ लिनक्स सीखना क्यों चाहिए, आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है लिनक्स, इसको क्यों सीखना चाहिए, राइट। क्योंकि ये आईटी में बहुत हाई डिमांड है, बहुत ज्यादा हाई डिमांड, स्पेशली क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा डिमांड है, और क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी दोनों ऐसे फील्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा बूम है, बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है। ठीक है, अगर आपने एक बार स्टार्ट किया तो आगे जाने की तो लिमिट ही नहीं है। फिर दूसरी चीज, लिनक्स जो है 90% ऑफ द वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर सब जानते हैं, सुपर कंप्यूटर भी जानते होंगे, राइट। सुपर कंप्यूटर बहुत हाई एंड, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एकदम फास्ट वाले कंप्यूटर्स, राइट। सो 90% ऑफ द वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर्स एंड मेजर इंटरनेट सर्वर्स, अभी मैंने दिखाया गूगल यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खुद यूज कर रहा है। तो 90% ऑफ द सर्वर्स इस पे चल, लिनक्स पे चल रहे हैं। ओके, अब लिनक्स हर जगह यूज हो रहा है, डेवऑप्स में है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कि साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है उसमें है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्योंकि अब सर्वर्स, अगर इंटरनेट सर्वर्स यूज हो रहे हैं, तो उन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए सिस्टम एडमिन तो चाहिए ना, सर्वर इंजीनियर तो चाहिए। तो उन लोग को तो लिनक्स आना चाहिए ना, और डिमांड बहुत हाई है, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि सबको क्या चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपना फास्ट होना चाहिए, सर्वर पे लोड नहीं होना चाहिए, एकदम लाइट वेट होना चाहिए, और इसलिए क्या हो रहा है, यूज हो रहा है लिनक्स। ओके, तो अब अगर आप देखोगे कि चलो हमने लिनक्स सीख लिया, तो लिनक्स सीख लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी आसान होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी आपकी आसान होगी, राइट। डेवऑप्स आप सीख रहे हैं, वो जर्नी आसान होगी। क्यों? क्योंकि आपको कोर पता लग गया, आपको बेसिक और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल गया, और अगर आपने लिनक्स पे ग्रिप कर लिया तो ये सब चीजें आसान हो जाएगी। आप कोई भी ट्रैक पकड़ लो, अगर आपको डेवऑप्स जाना है डेवऑप्स जा सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो उसमें जा सकते हो। ओके, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है वहां पे आप जा सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए बहुत आसान हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक बेस तैयार कर लिया, आपका बेस एकदम हेवी। ओके,
बहुत से लोग पूछते हैं सॉक के बारे में, एक बहुत ही फैंसी टर्म है सॉक, राइट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, करेक्ट, साइबर सिक्योरिटी में आती है। तो अब सॉक के लिए क्या चाहिए? अब सॉक में आप क्या करेंगे? नेटवर्क से जो आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी है, सिस्टम की सिक्योरिटी है, उसको एक्सेस करेंगे, राइट। आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना है, तो सिक्योर करना है तो अब आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे। टूल्स यूज करोगे तो कहाँ पे? लिनक्स पे ही करोगे। आजकल तो टूल्स विंडोज पे भी चलते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट चाहिए, अगर आपको काम जल्दी करना है, सिस्टम पे लोड नहीं देना है, राइट, तो आप फिर से लिनक्स पे ही जाएंगे। और मेजोरिटी ऑफ द टूल्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो विंडोज में तो काम भी नहीं करते हैं, लेकिन लिनक्स में सब काम करते हैं। इनिशियल जो डिजाइन आती है वो लिनक्स पे आ जाती है। क्यों? आसान है काम, कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, ओके, और अपडेट्स भी बहुत जल्दी आती है, राइट। तो बहुत सारे रीजन है। अगर मैं आपको करियर ऑप्शन दिखाऊंगा आगे, ओके, इस सब के अगर आप करियर ऑप्शन देखोगे उनमें क्या ग्रोथ के ऑप्शन है, तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग, बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग, ओके। तो इन सब चीजों की वजह से अब इतनी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले, राइट। तो ये तो कुछ रीजंस हो गए कि आप लिनक्स क्यों सीखना चाहते हैं, राइट। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। तो 1969 जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था, लिनक्स डेवलप हुआ था एटीएम, ओके। फिर उसके बाद 1991 में लिनस टॉवर्स ने कर्नल बना दिया था लिनक्स का, और उसके बाद 1994 में, ओके, यहाँ पे इनिशियल रिलीज आ गया था। फिर 1994 में लिनक्स कर्नल का पहला ऑफिशियल वर्जन आया था 1.3, ओके। और उसके बाद धीरे धीरे ये पॉपुलर होता गया एंड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आते गए, जैसे रेड हैट आ गया, उबुंटू आ गया, डेबियन आ गया, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। और अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें कि अभी के टाइम पे लिनक्स का क्या चल रहा है, तो लिनक्स डोमिनेट सर्वर्स, क्लाउड एंड आईओटी डिवाइसेस। हर जगह लिनक्स यूज हो रहा है, ओके। अभी के टाइम पे हर जगह लिनक्स यूज हो रहा है, तो हर जगह यूज हो रहा है, राइट। तो स्टार्ट हुआ था 1969 से, और अभी के टाइम पे इतना यूज हो रहा है। अब बार बार मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, और ये इतनी सारी टेक्नोलॉजीज का बेस है, राइट। फिर अगर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ लिनक्स कर्नल के बारे में, कर्नल क्या होता है, ओके। तो कर्नल एक कोर होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ओके, जो सोर्स कोड होता है, ओके। जैसे कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे बिल्डिंग खड़ी करने से पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, राइट। तो वही स्ट्रक्चर आपका कर्नल, उसके बाद उसमें एड ऑन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बन जाते हैं, फीचर्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें तो बाद में होती है, ये कोर है, ओके। सो ये इसी कोर को हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, सोर्स कोड। तो ये जो कर्नल होता है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड होता है, राइट। और जो भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ओके, हार्डवेयर क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया आपका सीपीयू हो गया, रैम हो गया, मेमोरी, ओके, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, मॉनिटर्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, इनके बीच में, और आप जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, अभी आप ये देख रहे हैं, राइट, माउस, यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैं माउस तो हैंड से मूवमेंट कर रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ पे ये स्क्रीन में शो हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट लेके जा रहा हूँ तो ये लेफ्ट में जा रहा है, अगर इसको राइट लेके जा रहा हूँ तो ये राइट में जा रहा है। तो ये ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? ये कम्युनिकेशन, ये ब्रिजिंग कौन कर रहा है? कौन समझा रहा है कि ये ठीक है, ये फिजिकल माउस, ये हार्डवेयर माउस लेफ्ट में गया है, ये राइट में गया है। तो ये काम कर्नल का है, जो ब्रिज प्रोवाइड करता है, ओके, जो बेसिकली यू कैन से कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ओके। तो आपका कर्नल ही है जो मैनेज करता है किसको? सीपीयू को, मेमोरी को, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, राइट। तो कर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लिनक्स पे जब आप काम करते हैं तो आप बेसिकली यू कैन से कि कर्नल इंटरेक्शन कर रहे हैं, ओके। तो लिनक्स पे
काम करना कुछ लोगों को बहुत टिपिकल भी लगता है, राइट? क्यों? क्योंकि CLI है, और आज के टाइम पे तो लिनक्स में भी ग्राफिकल आ गया। ओके, लिनक्स को भी मोर एंड मोर यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है, करेक्ट? सो मेजोरिटी ऑफ वर्क इन द लिनक्स हम CLI पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फास्ट होता है। यहाँ पे विंडोज में आप क्या करते हैं, पहले माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे, फिर आप जाके C ड्राइव, D ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे, फिर किसी फोल्डर पे जाके डबल क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपकी फाइल पे जाके डबल क्लिक करेंगे, फिर थर्ड प्रोग्राम खुलेगा, उसके अंदर वो फाइल खुलेगी। बहुत सारी लंबी टास्क हो जाती है, राइट? सो इतने सारे क्लिक हमें करने की जरूरत नहीं है, इतने सारी एप्लीकेशन हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि CLI में आपने एक कमेंट टाइप किया और आपका काम हो। डजेंट मैटर कि आप कौन से फोल्डर में जाके काम करना चाह रहे हैं, आप CLI से एक कमेंट से सारा काम कर सकते हैं, राइट? तो फास्ट वर्किंग के लिए भी हम लिनक्स यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये CPU को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, उसके बाद ये आपकी प्रोसेसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, आपका फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, आपके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको मैनेज करता है। ये सारी चीजें कौन करता है? आपका कर्नल करता है, राइट? तो अगर आपने लिनक्स सीखा, तो लिनक्स में आपको मैं प्रोसेस मैनेजमेंट भी सिखा दूँ कि आप कैसे लिनक्स में प्रोसेसेस को मैनेज करें। ओके, अब प्रोसेस क्या होती है ना, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये हम स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स में सीखेंगे। ओके, सारी चीजें तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता ना, लिमिटेड टाइम। फिर एक बार में हो भी नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे हमें जो प्री रिक्विजिट है पहले वो समझने पड़ेंगे, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे, करेक्ट? देन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर विंडोज हमारे पास है तो हम लिनक्स सीखे क्यों? विंडोज में तो हम बहुत आसानी से बचपन से काम करते आ रहे हैं। विंडोज पे तो हम बचपन से काम करते आ रहे हैं, हमें काम करना आसान भी लगता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, समझ में भी आता है। तो फिर हम लिनक्स पे क्यों जाएं, राइट? तो पहला रीजन इस चीज का, तो विंडोज अगर आपको प्रोफेशनली यूज करना है, ऑफिशियली अगर आपको यूज करना है, तो उसके लिए चाहिए आपको लाइसेंस, ठीक है? अगर हम थोड़े से डिफरेंसेस की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो उसके लिए चाहिए कि आपको लाइसेंस विंडोज की प्रोडक्ट की लेनी पड़ती है ना, कुछ टाइम बाद तो स्क्रीन पे जाता है कि आपकी विंडोज की कॉपी जेन्युइन হাঁটতে বলছে তোকে তোর জন্য রিক্সা নিয়ে তো যেতে বলছি गाइस। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो विंडोज है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, विंडोज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और विंडोज का लाइसेंस अगर ऑफिशियल लाइसेंस पे आप जाएंगे तो वो चीप नहीं आता। अगर आप देखो, मैं आपको दिखा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ विंडोज 10 और नाम रखते एंटरप्राइज लाइसेंस, ओके, नॉट लाइसेंसिंग प्रोडक्ट, कैन बी सर्च। गूगल तो है, ये गूगल डायरेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। देखो, फ्री वाली हम ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास लीगल एक्शन हो जाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लीगल एक्शन हो जाएगा, तो वो तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उसके लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, लाइसेंस प्राइस इन इंडिया। ओके, ये सब थर्ड पार्टी, ये सब थर्ड पार्टी।
ऑफिशियली जाओगे तो ओके माइक्रोसॉफ्ट पे चलते हैं। तो जनरली ये कितना कॉस्ट करता है? अराउंड 6,000 to 7,000 कॉस्ट करता है लाइसेंस। आजकल तो क्या होता है, आप लैपटॉप बाय करते हैं तो लाइसेंस पे ट्राई करते हैं। ये देखो, ये आ रहा है विंडोज 10 विंडोज 11 होम का प्राइस। अगर आप ऑफिशियली इसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाह रहे हैं तो इस तरह से इसकी प्राइसिंग आती है। और हम क्रैक वर्जन वगैरह वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? लीगल एक्शन। ओके, तो ये रीजन है। यहाँ पे तो आपको इतना सारा पे करना पड़ेगा, राइट। और लिनक्स की बात करें तो लिनक्स पे तो आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस फ्री हैं। ओके, आप बस डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे सपोर्ट का आपको चार्जेस होंगे, बट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का अगर आप अपने आप ट्रबल शूट कर सकते हैं तो वहाँ पे आपके लिए कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड लाइफ टाइम फ्री यू कैन से मोस्ट ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, और दूसरा चीज, लिनक्स ओपन सोर्स है, विंडोज प्रोप्राइटरी, विंडोज के राइट्स नहीं है हमारे पास, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते उसमें। अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं है, विंडोज प्रोप्राइटरी है। बट लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, वहां पे हमारे पास फुल फ्रीडम है, हम जो चाहें कर सकते हैं चेंजेस और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना के न्यू लॉन्च कर सकते हैं। नॉट इशू, राइट। फिर आता है सिक्योरिटी का। लिनक्स में आपको इतने लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी जितनी विंडोज में नहीं मिलती। विंडोज वायरस इसके लिए वल्नरेबल, इजीली विंडोज में वायरस आ जाता है, पेनड्राइव लगाओ वायरस आ गया, राइट। बट लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स आपका वायरस को सपोर्ट ही नहीं करता, काइंड ऑफ यू कैन से यहाँ पे ये सपोर्ट ही नहीं करता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मेजोरिटी ऑफ द वायरस बनाए ही लिनक्स के अंदर जाते हैं। जो हैकर लोग वायरस बनाते हैं मेजोरिटी वो बनाते ही लिनक्स में। क्यों? उससे उनका खुद का सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा, राइट। तो लिनक्स जो है वो बहुत सिक्योर है, यहाँ पे सिक्योरिटी अलग अलग लेवल पे मिलती है। और जब मैं आपको फाइल परमिशन एंड यहाँ पे परमिशन के बारे में बताऊंगा तो आपको पता लग ही जाएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन विंडोज में इतना नहीं, विंडोज वल्नरेबल है, इजिली क्या होता है वायरस से अफेक्ट हो जाएगा, इजिली मैलवेयर से अफेक्ट होगा। ओके, फिर लिनक्स जो है लाइट वेट है। लिनक्स को यूज करना है तो आपको बहुत ज्यादा हैवी सिस्टम की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत फैंसी सीपीयू और रैम में होने की जरूरत नहीं है। आप एक लो एंड सिस्टम में भी लिनक्स को आसानी से चला सकते हैं। ओके, बट अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज जो है रिसोर्स इंटेंसिव है। रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब क्या? अगर आपको विंडोज 11 यूज करना है तो आपके पास मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए, आई5 सीपीयू होना चाहिए, राइट। ऐसी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है। बट अगर लिनक्स यूज करना चाहो तो आप 512 MB में भी लिनक्स यूज कर सकते हो, कोई टेंशन। ओके, बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत लाइटली। ओके, तो लिनक्स तो बहुत ही लाइटली, बहुत आसानी से चल जाएगा और बहुत फास्ट भी चलेगा, राइट। फिर अगर अपडेट की बात करें तो विंडोज की जो सारी अपडेट्स हैं वो कहाँ से आती है? माइक्रोसॉफ्ट से आती है। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स बनाएगा और रिलीज करेगा और हम अपडेट करेंगे, यही तो होता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड अपडेट्स आती हैं और स्पेसिफिक पीरियड पे आती है, बट लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। लिनक्स रेगुलरली अपडेट होता रहता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, क्योंकि सब लोग एक फैंसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे जानते हैं। आई बिलीव काली लिनक्स सब लोग जानते रहे।
सो काली लिनक्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे वीकली अपडेट्स आ रही है, यहाँ पे तो वीकली अपडेट्स हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अपडेट्स रेगुलरली चलती रहती है। आपको नए फीचर्स ट्राई करने हैं, आप ट्राई करो, लेकिन ये टेस्ट नहीं किया हुआ, ये लेटेस्ट अपडेट्स। हाँ, स्टेबल इमेजेस आ रही हैं, तो स्टेबल इमेजेस कुछ टाइम के बाद आते हैं। जैसे अभी के टाइम पे बात करें तो अभी देखो 2024.4 चल रहा है, लिनक्स का 2024.4 चल रहा है, काली लिनक्स का अगर वर्जन की बात करें। और कुछ ही टाइम में देखना आप, थोड़े से टाइम में 2025.1 भी आ जाए। तो अगर काली लिनक्स की बात करें, यहाँ पे साल में 4 अपडेट्स आती हैं स्टेबल। ओके, 4 स्टेबल अपडेट्स आती हैं, .1, .2, .3 एंड .4। तो अभी दिसंबर गया है तो ये 24.4 है, और कुछ ही टाइम में 25.1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल वीकली अपडेट्स आ रही हैं। क्यों हो रहा है ये, कितना तेज से इतना फास्ट काम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा। जैसे विंडोज में तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है अपडेट पे, राइट? लेकिन यहाँ पे एक कम्युनिटी काम कर रही है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मोर एंड मोर सिक्योर बनाने के लिए और उसे बेटर बनाने। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक कंपनी काम कर रही है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अपडेट्स फास्ट होती है, इसकी जो अपडेट्स है वो यहाँ पे फास्ट होती है। और जैसे कि मैं बता रहा था, विंडोज जो है वायरसेस के लिए वल्नरेबल, इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट पे जाता हूँ, और ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज करता है। ओके, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे प्रोडक्ट में ये सब वल्नरेबिलिटीज हैं। देखो, फैब 2025, यहाँ पे इनके माइक्रोसॉफ्ट एज प्रोग्राम में इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज जो 13 एंड 14 ऑफ फेब को मिली, राइट? देन विंडोज 11 में, विंडोज 10 में, विंडोज सर्वर में हर जगह प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम? एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज। नाउ साइबर सिक्योरिटी से अगर कोई है तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद सर्वर 2019, विंडोज 10 देखो भरी पड़ी है प्रॉब्लम्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है खूब भर भर, इसलिए कहते हैं कि ये वल्नरेबल वायरसेस के लिए, मैलवेयर्स के लिए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स के लिए। लेकिन लिनक्स में ऐसा है, लिनक्स में जगह जगह पे सिक्योरिटी। ओके, उसके बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 यूज कर रहे हैं, ऑफिस ऑनलाइन सर्वर, ऑफिस 2016, 2019, देखो फैब में तो पूरी लाइन लगी है, कुछ भी बचा नहीं है, विंडोज सर्वर नहीं बचा, विंडोज 10, 11, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब कुछ तो है यहाँ पे। ओके, ये लेटेस्ट सर्वर विंडोज का सर्वर 2025, इवन ये वल्नरेबल। तो अभी तो इन्होंने पैच कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम तो था, किसी ने एक्सप्लॉइट किया तब पता चला, राइट? तो इस वजह से मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेट सर्वर्स क्या यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, चाहते ही नहीं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए और स्लो अपडेट्स आए। ओके, देन जो लोग RHCSA में इंटरेस्टेड हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल RHCSA क्या है? तो RHCSA जो है एक रेड हैट की तरफ से सर्टिफिकेशन। ओके, तो RHCSA का क्या मतलब है? रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और ये एक सिस्टम एडमिन लेवल का सर्टिफिकेशन है, यू कैन से कि स्टार्टिंग लेवल सर्टिफिकेशन है रेड हैट, जहाँ से आप करियर की शुरुआत कर सकते हैं, राइट? अब कौन इसको कर सकता है? तो जिसको भी लिनक्स में इंटरेस्ट है, जो भी सिस्टम एडमिन बनना चाह रहा है, या फिर आप एक IT प्रोफेशनल हैं,
आप अपनी स्किल अपग्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्रेडिबिलिटी आपको चाहिए, तो वो सब लोग क्या कर सकते हैं, लिनक्स यहाँ पे सॉरी RHCS सर्टिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा जो ये कोर्स होगा RHCS का, राइट, हमारा जो लिनक्स का कोर्स होगा वो कम्प्लीटली अलाइन होगा आपके RHCS सर्टिफिकेशन से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फिर अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको टास्क कंप्लीट करने रहेंगे। ओके, और इसमें बेसिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन होता है RHCE, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, राइट, तो उसमें हाई एंड स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये जो सर्टिफिकेशन है, अगर मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊं वहाँ पे रेड हैट की वेबसाइट पे, तो RHCSI, ठीक है, तो इसका जो एग्जाम कोड है EX200 है। ओके, ओके, सो ये देखिए, ये RHCSI है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ठीक है, तो आपको सिंपल सेल स्क्रिप्टिंग सीखना है, एसेंशियल टूल्स, ओके, जो ऑपरेट रनिंग सिस्टम्स, देन लोकल स्टोरेज को मैनेज करना, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर फाइल सिस्टम। अगर एक स्मॉल ओवरव्यू में यहाँ पे दी हूँ तो आपको ओवरव्यू में ही आइडिया लग जाएगा। तो अगर आपको RHCS से करना है तो RHCS के लिए आपको ये दो बुक्स प्रेफर करनी है। ओके, एक तो RH124 है और एक RH134 है। अगर ये दोनों बुक्स आपने कर ली तो आपका RHCS से आसानी से हो जाएगा, राइट। और अगर मैं आपको दिखाऊँ इन बुक्स का करिकुलम, तो ये तो है RH124, ओके, और इसकी आउटलाइन हम देखें तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आप कैसे रेड हैट के साथ स्टार्ट करेंगे, कमांड लाइन कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, फिर फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, हेल्प कैसे लेंगे, फाइल्स को क्रिएट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, लाइक टेक्स्ट एडिटर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, यूजर एंड ग्रुप को कैसे मैनेज करेंगे, फिर फाइल्स का एक्सेस कैसे कंट्रोल करेंगे, किस यूजर को एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, किस तरह का एक्सेस देना है, राइट, परमिशंस को मैनेज करने की बात है। उसके बाद प्रोसेस को मैनेज करना है, सर्विस और डीमन को मैनेज करना है, फिर आप सर्विसेज कॉन्फ़िगर करेंगे लाइक SSH। ओके, इसके बारे में यस। I know we got F5 tonight. So we've got again Luke on the server team, and we've got Kid on the PAX team. They're ready to do their thing. This is going to be a very big move moving forward. So that's scheduled. And also, I did talk to the leadership about the emergency change. I know Caleb was talking about for the ICE environment with the admin nodes. We're going to probably talk more about that, myself and John. But it looks like, Caleb, you're going to probably get the green light to do that change. If it's going to be an all-nighter, which is truly a 6-hour change, we want to make sure we get some standby folks, and we're going to make sure we copy it for some time. Those of you who are going to volunteer with Caleb during that time frame. We do expect it to be probably going to 12, 1 o'clock hour. राज सर, आई थिंक हम रिमूव कर सकते हैं जमाया को, क्योंकि ये हिंदी सेशन है, राइट, उनको नहीं मिल जाएगा। यस, करेक्ट करेक्ट, ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पे एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ लॉग की, ओके, देन मैनेजिंग नेटवर्किंग की, उसके बारे में, देन आप कैसे सॉफ्टवेयर और पैकेजेस को अपडेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उस सब के बारे में बात करेंगे, फाइल सिस्टम को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, उसके बाद सर्वर्स को कैसे एनालाइज करना है, सपोर्ट कैसे लेना है, ये सब चीज़ें, ये हो गया आपका RHCSA का फर्स्ट मॉड्यूल विच इज RH124। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के नाम पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बेसिकली आपको ये सिखाया जाता है कि आप रेड हैट के साथ स्टार्ट कैसे करेंगे, लिनक्स के साथ स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कमांड लाइन पे कंफर्टेबल कैसे होंगे, डे टू डे टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे। जब एक बार आपका ये काम हो गया तो उसके बाद आता है आपका RH134। ओके, सो RH134 यहाँ पे आप सीखेंगे सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करना, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ओके, सो जैसे
फ्यूचर टास्क आप कैसे शेड्यूल करेंगे, देन उसके बाद अगेन लॉग्स का आ गया, फाइल्स कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो आप एफटीपी के बारे में बात करेंगे, सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे ट्यून करेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट करके। ओके, देन एसी लिनक्स सिक्योरिटी। नाउ ये एसी लिनक्स क्या है? सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स। ओके, तो ऐसी लिनक्स भी आपके प्रोसेस को कंट्रोल करती है, फाइल्स के एक्सेस को कंट्रोल करती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एलवीएम होता है, एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम्स को मैनेज करने के काम में आता है, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। उसके बाद एनएफएस। ओके, देन बूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड को क्रैक करना, प्रॉब्लम्स को रिपेयर करना, राइट। देन नेटवर्क सिक्योरिटी, सो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे यहाँ पे। फिर आप रेड हैट को इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कंटेनर कैसे रन करेंगे। सो ये सब चीज़ें हैं, अगर ये सब आपने कर लिया तो उसके बाद आपका आरएफसीएसी का सर्टिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, और एग्जामिनेशन कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कोड जो आपका आएगा वो आएगा EX200। ओके, इसका जो एग्जामिनेशन कोड आएगा वो आएगा EX200। ओके, देन उसके बाद ये एग्जाम आप क्लियर आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो ये तो सर्टिफिकेशन का ओवरव्यू हो गया। उसके बाद एग्जाम कोड हो गया आपका EX200। पैटर्न क्या रहेगा? सो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा। टास्क आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, वो टास्क आपको कंप्लीट करना रहेगा, राइट। ड्यूरेशन एग्जाम का 3 आवर्स का रहेगा। ओके, और उसके बाद इसमें आपको टास्क मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टास्क होंगे आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड। एग्जाम फी की बात करें तो फी रीजन टू रीजन वैरी करती है, ठीक है। तो वो आप पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल वी आर इन इंडिया, सो ऐसे इंडिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया है। सो 20,000 रुपीज यहाँ पे यह है, एंड इसके प्लस जीएसटी भी। ओके, तो 18% जीएसटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका ओवरऑल कॉस्ट रहेगा। तो ये रीजन के अकॉर्डिंग इसका कॉस्ट होता है। ओके, फिर उसके बाद अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स भी रेडिट पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करता है कि कितना पासिंग स्कोर है, वो आपके स्पेसिफिक एग्जाम पे रहेगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स आर एक्सेस ऑन द एबिलिटी टू परफॉर्म एसेंशियल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपको जो टास्क मिले हैं उसको आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया है, कितना एफिशिएंटली कंप्लीट किया है, उसके हिसाब से तो कह सकते हैं कि सिंपली कि आपकी एक पर्टिकुलर एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसके हिसाब से आपके पासिंग स्कोर रहेंगे। और जनरली आजकल ऐसा ही होता है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्या होता है कि स्कोर फिक्स नहीं होता, सबका स्कोर आपके इंडिविजुअल एग्जाम का स्कोर डिसाइड होता है कि इस एग्जाम का पासिंग स्कोर कितना रहेगा। ओके, उसके बाद आप एग्जाम्स को रिमोटली भी ले सकते हैं और ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर्स पे भी ले सकते हैं, और जो आपके रिजल्ट्स हैं वो टिपिकली 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाते हैं। ओके, और मोर डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से रेडिट को विजिट कर सकते हैं। रेडिट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप ये सब इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, राइट। और गाइस जैसे हमने बताया कि वी आर ऑफिशियल रेड हैट पार्टनर, सो जिसने भी सर्टिफिकेशन करना चाहता है दे कैन अप्रोच अस, वी कैन हेल्प यू विद द सर्टिफिकेशन। ओके, सो डेफिनेटली यू कैन जॉइन दिस कोर्स इफ यू आर लुकिंग फॉर द RFC सर्टिफिकेशन। अगर आपको करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देन अब क्या स्टेप्स रहेंगे अगर आपको ये सर्टिफिकेशन क्लियर करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। तो एक ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया है कि क्या इसका सिलेबस रहता है, ठीक है। तो आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना रहेगा, और प्रिपरेशन के साथ साथ खाली थियोरेटिकल प्रिपरेशन काम नहीं आएगी। तो एग्जाम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल है, तो आपको लैब पे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहिए तो आप अपना लैब सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक वर्चुअल लैब यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं,
जिसमें कि आप चाहे वर्चुअल बॉक्स यूज़ करें या VMware यूज़ करें, वहाँ पे आप इधर CentOS और रेड की इंटरप्राइज रेड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है RHEL, रेड एंटरप्राइज लिनक्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोनों सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो आप चाहें तो वर्चुअल बॉक्स में लैब बना सकते हैं या फिर VMware में लैब बना सकते हैं, राइट। सो लैब बनाएंगे, जो भी टास्क हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना एफिशिएंट आप हो जाएंगे CLI में, जितना एफिशिएंट आप कंसेप्ट में हो जाएंगे, उतना ही आसान आपका एग्जाम हो जाएगा। और कमेंट्स आपको भूलनी नहीं, ओके। जो भी इम्पोर्टेंट कमेंट्स है, फाइल मैनेजमेंट की है, यूजर परमिशंस की है, नेटवर्किंग की है, और स्पेशली अगर आप फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि मे भी कमेंट्स आपको पता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से फाइल्स कौन से डायरेक्टरी में मिलेंगे, तो फिर तो आप काम ही नहीं कर पाओगे ना। तो वो सब चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो सब कॉन्सेप्ट्स आपको रिमेम्बर करने रहेंगे, समझने रहेंगे, राइट। उसके बाद जो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग अलग सिनेरियोज आपको बनाने पड़ेंगे, सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। सिनेरियोज बनाने के बाद आप खुद से उसमें इश्यूज डालेंगे। हो सकता है कुछ इश्यूज तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आएंगे, ठीक है। उन इश्यूज को ट्रबल शूट करने का कोशिश करो, पहले खुद से करने का कोशिश करो, फिर थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है, उस पर्टिकुलर इशू के बारे में कि किसी और को भी वो इशू आया था क्या, कैसे ट्रबल शूट हुआ, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो आप हमें भी पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, और आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने ट्रेनर्स से बात कीजिए, राइट। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मॉक टेस्ट, ओके। रेडिट ने भी देखो यहाँ पे बोला है कि अगर आप एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनका फ्री असेसमेंट ले सकते हैं, ओके, कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो वो तो खुद भी कोर्स ही सेल कर रहे हैं भाई, बट एक असेसमेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा, आइडिया लग जाएगा आपको। देन आप मॉक टेस्ट लीजिए, डेमो एग्जाम्स लीजिए, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या करना है आपको, रिवाइज एंड अटेम्प्ट एग्जाम लिखवाना, ओके। एग्जाम देने जाना है तो ये नहीं सोचना है कि मेरा इतना पैसा लगा है, फेल हो गया तो क्या होगा। कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देनी चाहिए, एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, कॉन्सेप्ट लर्न करने, कमेंट्स आपको पता है, तो एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, राइट। सो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, ओके। कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने प्रिपेयर किया है, आपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस किया है, लैब आपके पास थी, आपने उसमें प्रैक्टिस कर ली, ट्रबल शूटिंग देखी, सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना आपको आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़े कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी RHCSA के देख लिए, ओके। कुछ डेमो एग्जाम्स, डेमो टेस्ट, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में बहुत कुछ अवेलेबल है, राइट। सो वो सब चीज़ें अगर आपने करी है तो आपकी एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगी, ओके। सर्टिफिकेशंस करना इतना कोई हार्ड नहीं होता है, बस प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है, ओके। सो प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है और सही जगह से करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके। अब बात करते हैं लिनक्स के फ्यूचर की, कि फ्यूचर क्या है लिनक्स में। तो हमने पहले भी बताया था कि लिनक्स आजकल हर जगह यूज हो रहा है, स्पेशली क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, और अभी करंट टेक्नोलॉजी में बात करें तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स, ऑटोमेशन, हर जगह यूज हो रही है, ओके। तो ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं लिनक्स में, ओके। सो अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, आई थिंक एवरीबडी नोज कि एक क्लाउड का कितना भी बूम चल रहा है, ओके। और क्लाउड में कितनी ओपनिंग्स है। अगर मैं आपको इनके ओपनिंग्स दिखाऊं, सैलरी स्ट्रक्चर्स दिखाऊं, तो आप भी देख लेंगे कि क्या चल रहा है अभी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हम बात करेंगे AWS इंजीनियर सैलरी, ओके। तो देखिए, एवरेज सैलरी 5,80,000, ओके। दिस इज 5,80,000, ये एवरेज सैलरी। ग्लास डोर पे देखो, एवरेज AWS इंजीनियर की सैलरी कितनी, 6,45,000,
per year, right? तो स्कोप बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ओके। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है, ओके। अगर आप सिंपल RFCSA की बात करें, लेट्स से कि आप RFCSA सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं RFCSA की सैलरी देखूँ तो RFCSA की सैलरी भी बहुत अच्छी है, ओके। तो ये देखिए पे स्केल बता रहा है कि यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है 4,88,000 है, ओके, जो कि रेंज करते हैं 2,39,000 से 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, राइट। सो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो आपको सैलरी अपडेट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के बाद देखें बिटवीन 6 लाख टू 12.7 लाख, ओके। तो ये सब चीज़ें वेरी करेंगी आपकी स्किल पे। अगर आपने स्किल अच्छे से रखी है, आपने कॉन्सेप्ट पे ग्रिप रखी है, ठीक है, आप अपने आप को अप टू डेट रख रहे हो, नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे ये 12.7 लाख बोल रहा है, लेकिन इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा फील्ड पकड़ा है। अगर मैंने AWS पकड़ा है तो उसमें मेरी बहुत अच्छी होगी। अगर मैंने पेनिट्रेशन टेस्टर पकड़ा है तो उसकी अच्छी होगी। अगर मैं अगर AI इंजीनियर की बात करें आप, राइट, अगर मैं बोलता हूँ AI इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल, सो सैलरीज बहुत अच्छी खासी है। देखो, अगर अर्ली करियर स्टार्टर है तो 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर ही मान सकते हो, स्टार्टिंग है तो 11 लाख रुपए, ओके। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। सो अगर मिड करियर है 24.56 लाख, ओके, 25 लाख अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो आपको फील्ड चूज करना है, लेकिन स्टार्ट तो सब कुछ लिनक्स से ही होगा। क्यों? क्योंकि सबके बैकएंड में लिनक्स है। अगर आपका बैकएंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका फ्रंट एंड कभी अच्छा ही नहीं होगा, ओके। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करें, बेस अच्छा होना चाहिए, राइट। बिल्डिंग की स्ट्रक्चर अच्छी बनेगी, बिल्डिंग का बेस अच्छा बनेगा तो बिल्डिंग अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट। उसी तरीके का काम होगा। सो हर जगह लिनक्स यूज हो रहा है। आप कोई भी पोजीशन देख लीजिए, डेवऑप्स अगर डेवऑप्स इंजीनियर की देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डेवऑप्स की बताऊँ, देखिए 6 to 15 लाख, ओके। सो सैलरीज बहुत अच्छी खासी है, स्टार्टिंग इज गुड, ओके, एंड देन फर्दर देयर इज नो कोई लिमिट, ओके। तो ऑप्शंस अपने पास अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, बस अपने को स्टार्ट करना। देन उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज। सो सम ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे आपको लिनक्स सिस्टम एडमिन का जॉब मिल जाएगा, ओके। डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, वेरी यू नो गुरु, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सैलरी, ओके। सो ये रेंज करती है बिटवीन 4 to 10 लाख, okay. Then again you can see average is what? Average is 6,50,000 per year. तो लिनक्स से रिलेटेड हर फील्ड में ऐसा ही है, ओके। लिनक्स से रिलेटेड हर फील्ड में ऐसा ही है। अगर आपने सीखा है तो वो वेस्ट तो कहीं नहीं जाएगा। आपके पास आगे अच्छे से अच्छे ऑप्शन, एक से एक ऑप्शन मिलेंगे आपको। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्टर आप बन गए, अगर लिनक्स पे ग्रिप है तो साइबर सिक्योरिटी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। सो बच्ची पेनिट्रेशन टेस्टर सैलरी, ओके। तो अगेन 4 to 10 lakhs, एवरेज इज 6 लाख 7 लाख, ओके। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो फिर तो उसके बाद तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पे, ओके। फिर उसके आगे जाके आप यू नो पोजीशंस ले सकते हैं, लाइक सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पे देखो, एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो आगे तो लिमिट है ही नहीं। ये देखो 27.6 lakhs to 100 lakhs, ओके।
and average salary 73 lakh per year. तो आपको तो स्टार्ट करना है और फिर बस चलते जाना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। अगर आपका ट्रैक सही है तो आपका करियर एकदम सिक्योर है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं एथिकल हैकर आप बन सकते हैं। एथिकल हैकर की भी बहुत अच्छी डिमांड है। ओके, क्यों? क्योंकि कंपनीज पे डेली अटैक्स हो रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी हुई है तो कंपनी तो ज्वाइन कर ही रखिए, अपने फ्री टाइम में आप बग बाउंटी कर सकते हैं। कंपनीज में बग्स निकालिए, प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस में बग्स निकालिए और वो आपको पे आउट करेंगे। ओके, सो एक साइड हसल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लिमिटेशन तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, अब ये तो था आज का इंट्रोडक्शन, राइट, अबाउट लिनक्स, व्हाई यू शुड लर्न लिनक्स, सम ऑफ द करियर ऑप्शंस, ओके, फॉर द लिनक्स एंड ऑल। नाउ इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो देखो आपको क्या करना है, लिनक्स के साथ अप टू डेट रहना है। ओके, लिनक्स के साथ यहाँ पे आपको अप टू डेट रहना है, सर्टिफिकेशन करना है तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, राइट। सो आप कोर्स में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप कोर्स में प्रोसीड करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लिनक्स की कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। देन आप अपने RxCA की सर्टिफिकेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ नेक्स्ट स्टेप्स हैं। अब आज के इसमें इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। I think all clear, sir. It was very informative session. सर एक डाउट है मुझे, any prerequisites or installation which you have to do before the No, there is no prerequisite at all. Okay, anything you need to know is just about computer, that's it. Rest of everything related to Linux I'll be explaining. okay, and anything specific to the hands-on lab sessions कुछ install करके रखना है? नहीं, जो भी इंस्टॉलेशन होगी वो सारी इंस्टॉलेशन आपको कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी, कैसे Okay. करना, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वॉक थ्रू दिया जाएगा। Got it. Any other queries? Sir, educational background, any will work for that, right? Yeah, any will work. And like I said, you just need to know about basic computer, that's it. If you are able to work on computer, you are good to go. Okay. There is no specific prerequisite. If you have an interest in learning, you are good. Any other questions? No, sir. Thank you so much, Sasa. Thank you. All right then. Yeah. Bye bye, guys. Good night. Thank you, sir. Bye.